बात करने वाले थे आज चैप्टर 12 इस पर बात होनी थी। ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट। अगला चैप्टर होगा कि लोक सेवकों का जो विधिपूर्ण प्राधिकार है, जो अथॉरिटी है लोक सेवकों की, उसे जब आप अपने कृत्य से विपरीत रूप से प्रभावित करोगे, यानी लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट इसीलिए पब्लिक सर्वेंट होता है क्योंकि कानून उसमें कुछ अथॉरिटी इसको निहित करता है, और वो अथॉरिटी ऐसी है जो कानून द्वारा उसे मिलती है और उसका उपयोग सिर्फ वही कर सकता है। तो जो कानून द्वारा वो अधिकृत है उस अथॉरिटी का उपयोग करने के लिए, तो वो उसका विशेषाधिकार हुआ। पब्लिक सर्वेंट के पास जो अथॉरिटी है वो अधिकार का वो स्वरूप है जो सबके पास नहीं है। इसलिए हाफील्ड के क्लासिफिकेशन में अगर देखेंगे तो वो अथॉरिटी उसकी विशेषाधिकार के सूरत की है, और जो विशेषाधिकार है तो हाफील्ड खुद ही बताता है कि उसका ड्यूरल अपोजिट निर्योग्यता है। अर्थात पब्लिक सर्वेंट की लॉफुल अथॉरिटी जो है उसे वायलेट करने का हक किसी को भी नहीं है, क्योंकि वो उसका विशेषाधिकार है। आपको उसका सम्मान करना ही होगा। तो जब आप उसका सम्मान नहीं करते, अपमान भले ही ना करते हो, क्योंकि सम्मान ये करना अलग बात है और अपमान ये करना अलग बात है। तो अपमान आप भले ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन अवमान ये कर रहे हैं। अवमान मीनिंग देयर बाय कंटेम्प्ट ये कर रहे हैं, मीनिंग देयर बाय उसकी अथॉरिटी को ओबे भी नहीं कर रहे हैं, अपमान भी दर्शित नहीं कर रहे। अपमान कर पाने की तो हो सकता है आपकी हैसियत ना हो, ठीक है, लेकिन अवमान ये कर रहे हैं। तो ये अवमान एक विशेष शब्द है। ये ठीक वैसे ही जैसे सच का अपोजिट झूठ है, लेकिन जो मिथ्या शब्द है ये झूठ से अलग है, क्योंकि हमने आपसे कई बार कहा कि जो कुछ झूठ है वो अस्तित्व में ही नहीं है। लेकिन मिथ्या अस्तित्व में भले ही ना हो, लेकिन एक ऐसी स्थिति को कहते हैं जो अस्तित्व में न होते हुए भी अस्तित्व में है ऐसा प्रभाव ये देने लगती है। और जब ये स्थिति होती है तो हम ये कहते हैं कि जो स्थिति है ये मिथ्या है। कहता ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो जगत मिथ्या है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो दिख नहीं रहा, दिख तो रहा ही है, लेकिन मिथ्या है। क्यों? ना ये कल था ना ये कल होगा, जो कुछ है बस इसी समय है। और जो सार्वकालिक नहीं है वो सत्य नहीं है। सत्य की जो डेफिनेशन है वही ये है कि सत्य सार्वकालिक है, वो सब समयों में और सब स्थानों पर एक समान ही रहता है, वो हमेशा सत्य है। सपना मिथ्या है क्योंकि कुछ समय पहले नहीं था, कुछ समय बाद नहीं होगा। आप मिथ्या है क्योंकि कुछ समय पहले नहीं थे, कुछ समय बाद नहीं होंगे। आप मीनिंग देयर बाय आपका शरीर, जो आप हैं वो तो हमेशा थे, ठीक है। तो क्या है? एक शब्द है सम्मान, एक शब्द है अपमान, और बीच में अवमान। तो आप पब्लिक सर्वेंट, उसका जो लॉफुल उसका जो अधिकार है, उसकी जो लॉफुल अथॉरिटी है, उसका सम्मान ये आप नहीं कर रहे हैं तो अपमान भले ही ना कर रहे हो, लेकिन अवमान अगर कर रहे हैं तो लॉफुल जो उसकी अथॉरिटी है उसके अवमान के लिए आपको दंडित किया जाएगा, और वो अगले अध्याय का विषय। यहां वो सिर्फ इतना ही कह रहा है। और अपमान माना क्यों जाएगा? इसलिए क्योंकि वो उसका विशेषाधिकार है, तो आप में निर्योग्यता है, आप उसकी लॉफुल अथॉरिटी का
ठीक है, पालन करने से या उसका लॉफुल अथॉरिटी का सम्मान करने से किसी भी दशा में खुद को बचा ही नहीं सकते, क्योंकि वो उसका प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है। लेकिन कोई कितना भी बड़ा आदमी ये क्यों ना हो, और यह कोई कितना भी समझदार क्यों ना हो, स्वयं उसके द्वारा कुछ भी गलत नहीं किया जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो अगर पब्लिक सर्वेंट भी व्यक्ति के नाते, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट उसकी ड्यूल कैपेसिटी है, वो पब्लिक सर्वेंट भी है और वो पर्सन भी है, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट तो तभी होगा जब पहले पर्सन हो। अगर पर्सन ही नहीं है तो पब्लिक सर्वेंट काय बात का हो गया, क्योंकि पर्सन का अर्थ ये तो नहीं है कानून के मुताबिक कि प्रत्येक व्यक्ति जो 206 हड्डियों, 5 लीटर खून, ठीक है, सेल और ऊतकों से मिलकर, यानी कोशिकाओं और ऊतकों से मिलकर बना है, सेल एंड टिश्यूज, इनसे जिसकी रचना हुई है, वो सब व्यक्ति हैं। ऐसा तो कोई कॉन्सेप्शन है ही नहीं। हम लोगों ने बात की है पर्सनालिटी पे कि व्यक्ति जिसे समाज व्यक्ति कहता है, कानून हो सकता हो तो व्यक्ति कहे ही ना, क्योंकि कानून उसी को व्यक्ति कहेगा जिसे वो व्यक्तित्व देगा, और व्यक्तित्व ये देना कानून का काम है। कानून जिसे व्यक्तित्व देता है और कानून व्यक्तित्व दे सकता है। ये बात ध्यान में कब आई थी? जब जूरिस्प्रूडेंस हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि लोग मुखौटा लगाकर नाटक करते थे, तब उस नाटक को देखने वालों के ध्यान में यह बात आई कि इसका मतलब किसी को व्यक्तित्व दिया भी जा सकता है और किसी से व्यक्तित्व लिया भी जा सकता है। क्योंकि रामलीला में अगर पात्र विभिन्न, ठीक है, पात्रों के जीवन का अभिनय कर रहे हैं तो उसमें वे उस व्यक्तित्व को जी रहे हैं जिसका अभिनय वो कर रहे हैं। ठीक है, रामलाल, ठीक है, दशानन रावण बने हुए हैं और समय वो रामलाल नहीं है, दशानन रावण की तरह बात कर रहे हैं। तो दशानन रावण का व्यक्तित्व ओढ़ा जा सकता है। ये बात पहली बार नाटक देखकर ध्यान में आई थी। ये बात हम लोगों ने जब जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा था तो देखी थी कि व्यक्तित्व दिया जा सकता है, व्यक्तित्व लिया जा सकता है। ये बात ध्यान में आई और उसके बाद कानून ने व्यक्तित्व को देना और लेना शुरू कर दिया और उन्होंने व्यक्तित्व दिया। इसका अर्थ होता है कि कानून ने कुछ करने का अधिकार आपको दे दिया, ये कुछ न करने का दायित्व आप पर रख दिया। यानी कानून जब अपनी ओर से अधिकार और कर्तव्य किसी को देता है या किसी से अधिकार और कर्तव्य लेता है तो यह कहा जाता है कि कानून ने उसे व्यक्तित्व दिया या कानून ने उससे व्यक्तित्व लिया। तो व्यक्तित्व देना और लेना ये कानून का काम है। तो जो लोक सेवक है उसकी दो हैसियतें, उसके बाद दो व्यक्तित्व। कानून ने उसे एक लोक सेवक का व्यक्तित्व यह भी दे रखा है और एक सामान्य नागरिक के तौर पर, एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर उसके पास कानून द्वारा दिया गया एक अन्य व्यक्तित्व और है, उसके पास ड्यूल कैपेसिटी है। जिस समय वो पब्लिक सर्वेंट है उस समय वो सामान्य नागरिक और पब्लिक सर्वेंट दोनों हैं। लेकिन जिस समय वो व्यक्ति है उस समय हो सकता है वो पब्लिक सर्वेंट न भी हो, वो अपने घर पर है, कमरे में बैठकर टीवी देख रहा है, उस समय वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है लेकिन व्यक्ति है। और अगर व्यक्ति ही नहीं बचेगा तो पब्लिक सर्वेंट भी नहीं बचेगा। ठीक है, पहले उसे व्यक्ति होना होगा फिर वो पब्लिक सर्वेंट हो सकेगा। और ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति न हो, जैसे अवयस्क है, आपकी निगाह में व्यक्ति होगा, विकृत चित्त है, आपकी निगाह में व्यक्ति होगा, कानून की निगाह में व्यक्ति नहीं।
इसीलिए वो संविदा नहीं कर सकता, इसीलिए विभिन्न प्रकार के निर्णय वो नहीं ले सकता। इवन सिविल सूट फाइल होगा तो आपका आदेश 32 है, पढ़ेंगे हम लोग, सीधी देखेंगे कि ऑर्डर 32 है। आदेश 32 बताएगा विकृत व्यक्ति और उनके विरुद्ध अवयस्क, इनके द्वारा और इनके विरुद्ध जो मुकदमा फाइल करने की प्रक्रिया है, या इनके द्वारा जो मुकदमा फाइल करने की प्रक्रिया है वो क्या है, वो आदेश 32 उसका वर्णन करती है। तो अवयस्क या विकृत, उनके पास व्यक्तित्व नहीं है, ठीक है। कानून के मुताबिक कुछ विशेष प्रकार के कामों को करने के लिए, यद्यपि अन्य बातों के लिए उनके पास भी व्यक्तित्व है, जैसे जीवन का अधिकार उनके पास भी है, कानून उन्हें जीवन का अधिकार दे रहा, लेकिन कुछ उद्देश्यों के लिए उनके पास व्यक्तित्व नहीं भी है। इससे यह स्थापित होता है कि व्यक्ति भले ही प्राकृतिक तौर पर व्यक्ति हो, लेकिन ये कानून की अपनी विशेषता है कि प्राकृतिक तौर पर व्यक्ति होते हुए भी वो सभी उद्देश्यों के लिए व्यक्ति को व्यक्ति मानने से इनकार कर सकता है, यानी प्राकृतिक व्यक्ति को कानूनी तौर पर व्यक्ति मानने से इनकार कर सकता है। तो लोक सेवक, इसके संबंध में कानून की अवधारणा या उसका कॉन्सेप्ट यह है कि वो प्राकृतिक व्यक्ति होने के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार का व्यक्तित्व यह भी धारण करता है, और वो व्यक्तित्व लोक सेवक का है। व्यक्तित्व मीनिंग दर भाई कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार और कर्तव्य ये उसे हासिल होते हैं। तो लोक सेवक इसकी ड्यूल कैपेसिटी है, एक उसकी कैपेसिटी व्यक्ति आपका लोक सेवक की है और दूसरी उसकी कैपेसिटी सामान्य व्यक्ति की है। तो अगर वो सामान्य व्यक्ति के तौर पर कोई कृत्य करता है तो वो अपराध भी हो सकता है और निर्दोष कृत्य ये भी हो सकता है। लेकिन जब वो सामान्य व्यक्ति के तौर पर कृत्य करेगा तो वो कुछ निश्चित प्रकार के अपराध हैं वो कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि कुछ विशेष प्रकार के अपराध हैं जो सिर्फ वही कर पाएंगे जो लोक सेवक होंगे, ठीक है। और ऐसे अपराध ही अध्याय 12 की विषय वस्तु। पहले अध्याय 12 में आपका जहां तक हमें याद पड़ता है, नहीं अच्छा वो तो सीआरपीसी में था, नहीं अध्याय 12 आईपीसी में पहले शायद मानव शरीर के विरुद्ध अपराध ये थे। अब अध्याय 12 में उन अपराधों का वर्णन है जो सिर्फ लोक सेवक कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा, यानी लोक सेवक भी जब लोक सेवक की तरह काम करेंगे तभी इन अपराधों को कर सकते हैं। शेष बीएनएस में वर्णित जो अपराध हैं वो व्यक्ति कर सकता है, लोक सेवक आवश्यक रूप से व्यक्ति होता है। इसलिए अगर वो इन अपराधों को छोड़कर जो अब अध्याय 12 की विषय वस्तु है उनको छोड़कर कोई अपराध कर रहा है तो वो उन अपराधों को व्यक्ति की हैसियत में कर रहा है। जो कोई हत्या करेगा, जो कोई चोरी करेगा, जो कोई बलवा दंगा आदि अपराध करेगा, तो जो कोई वो तो लोक सेवक भी कर सकता है, क्योंकि लोक सेवक प्रथमता व्यक्ति तो होगा ही होगा। तो अगर वो इस प्रकार के अपराध कर रहा है जो व्यक्ति के द्वारा किए जाने संभव हैं तो ठीक है, व्यक्ति ने अपराध किया यह माना जाएगा। लेकिन लोक सेवक की कैपेसिटी में कुछ प्रकार के अपराध हैं जो उसके द्वारा किए जाने संभव है, क्योंकि वो लोक सेवक के नाते उस प्रकार के कामों को करने के लिए सशक्त होगा, क्योंकि लोक सेवक है, कुछ विशेष प्रकार के अधिकार उसके पास होंगे। उन अधिकारों में यह शामिल होगा कि वो कुछ विशेष प्रकार के कृत्य कर पाएगा, और उन विशेष प्रकार के कृत्यों को जब वो या तो करेगा ही नहीं या फिर गलत तरीके से करेगा, तब वो जिस अपराध को जन्म देगा उनमें से कुछ यहां अध्याय 12 में वर्णित हो रहा है। कुछ हम लोगों ने दुष्प्रेरण के समय भी देखे थे। कहता था कि जिस अपराध का
निवारण करना लोक सेवक का दायित्व था। उस अपराध का निवारण करना उसका अपना कर्तव्य था, और वो उसी अपराध को करने की परिकल्पना इससे अवगत हो गया, और उस परिकल्पना को छुपाने के माध्यम से उस अपराध का किया जाना आसान बना रहा है, सुकर बना रहा है। ठीक है, तो पिछली जो आईपीसी थी उसमें उसके अपराध को 118 सेक्शन होता था, उसमें दंडित करते थे, और अब करस्पॉन्डिंग होगा कितना है 59। ठीक है, तो उसमें दंडित करेंगे, वो वर्धित दंड है, बढ़ा हुआ दंड मिलेगा, क्योंकि लोक सेवक के नाते उस अपराध का निवारण करना उसका कर्तव्य था। ऐसे ही जब रेप के ऑफेंसेस देखते हैं तो लोक सेवक के नाते अगर कोई व्यक्ति आपकी अभिरक्षा में है और फिर आप इस ढंग का अपराध करते हैं तो आपको ज्यादा दंड मिलेगा, क्योंकि लोक सेवक ये उस अपराध को कर रहा है। लेकिन वे अपराध ऐसे नहीं है, उन अपराधों में और अध्याय 12 में जो अपराध किए जा रहे हैं इनमें एक विशेष अंतर है, और उस अंतर को देखना है। नो डाउट वो अपराध भी लोक सेवकों द्वारा किए जा रहे हैं, और लोक सेवकों द्वारा किए जाने के कारण से लोक सेवक वहां अधिक दंड से दंडित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन अपराधों को रोकना ये उनकी ड्यूटी है, और दे आर नॉट ओनली डिसोबेइंग देयर ड्यूटी, ठीक है, उसके साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, स्वयं उन अपराधों में लिप्त भी हो रहे हैं, तो उन्हें अधिक दंड मिल रहा है। लेकिन फिर भी वे अपराध अध्याय 12 में वर्णित अपराधों से अलग हैं, वो अलगाव इस आधार पर है कि वे अपराध लोक सेवक के अतिरिक्त सामान्य व्यक्ति द्वारा भी किए जाने योग्य हैं। उन्हें सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन अध्याय 12 में जो अपराध वर्णित हो रहे हैं इन्हें लोक सेवक ही करेगा। ठीक है, कहता है ऑफ ऑफेंसेस, लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध। ठीक है, तो इसे और बात को रिफाइंड कर लेंगे, क्योंकि मार्जिनल नोट कह रहा है या उनसे संबंधित अपराध, मीनिंग देर बाय यहां कुछ अपराध ऐसे होंगे जो सिर्फ लोक सेवक करेंगे, और कुछ अपराध ऐसे होंगे जो लोक सेवकों से संबंधित होंगे, अर्थात उन्हें सामान्य व्यक्ति करेंगे। ठीक है, तो यहां अध्याय 12 में जो अपराध वर्णित हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जो बीएनएस में वर्णित अन्य अपराधों से भिन्नता रखते हैं, और वो भिन्नता इस आधार पे है कि वो अपराध सिर्फ लोक सेवक कर सकता है, सामान्य व्यक्ति कर ही नहीं पाएगा। और अन्य जिन अपराधों की चर्चा हुई वे अपराध सामान्य व्यक्ति और लोक सेवक दोनों कर सकते हैं, क्योंकि लोक सेवक अंततः व्यक्ति होगा, हर वक्त वो लोक सेवक नहीं होगा। लोक सेवक सिर्फ उसी समय होगा जब वो लोक सेवक के नाते उसमें कानून द्वारा निहित की गई अधिकारिता का प्रयोग कर रहा होगा, अर्थात कानून द्वारा निर्दिष्ट कृत्य को कर रहा होगा, उसी समय वो लोक सेवक होगा। तो आप अध्याय 12 में जो सबसे पहला अपराध 198 वर्णित, जो पहले 166A मेरे ख्याल से होता था, 166 ही होता था, तो अगला 199 166A होता होगा, और 200 166B होता होगा। ठीक है, ये स्थिति रही होगी। 198 पूर्व आईपीसी में 166, 200 पूर्व आईपीसी में 166A। ठीक है, और नहीं 198 पूर्व आईपीसी में 166, 199 पूर्व आईपीसी में 166A, और 200 पूर्व आईपीसी में 166B, और फिर आगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, यानी 167, 168, 169 और 170 तक। ठीक है, 170 तक, और 170 पर पिछली आईपीसी में यह चैप्टर खत्म हो जाता था, और फिर चुनाव निर्वाचनों से संबंधित अपराध शुरू हो जाते थे, जो कि अब वर्तमान बीएनएस में
निर्वाचनों से संबंधित अपराध का चैप्टर पहले ले लिया, ठीक है, क्योंकि प्राचीन जो पुरानी आईपीसी थी उसमें निर्वाचनों से संबंधित अपराध 170 ए बी सी डी ऐसे शुरू होते थे। 170 कह रहे, 171 ए बी सी डी, उसके बाद जो 172 से शुरू होता था वो अब अध्याय 12 के बाद तुरंत अध्याय 13 है, यानी लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान से संबंधित मामले वो वहां आएगा। तो आप 198 देखें, कहता है लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है। हमने कहा कि पब्लिक सर्वेंट वो है जिसे कानून कुछ करने का अधिकार देगा, इसीलिए वो लोक सेवक। लोक का सेवक, अगर हम लोक सेवक की जो डेफिनेशन आईपीसी में दी गई धारा 21 में या बीएनएस में किस सेक्शन में दी, 228 में, अगर उसे न भी देखें, अदरवाइज तो लोक सेवक की 228 में जो डेफिनेशन बीएनएस में या धारा 21 आईपीसी में, वही अपने आप में 12 श्रेणियां लोक सेवकों की बताएगी, और उनमें से प्रत्येक श्रेणी को आप देखेंगे तो उसमें ऐसे व्यक्ति प्रत्येक श्रेणी में शामिल किए गए जिन्हें कानून के माध्यम से कोई काम करने का हक ये मिला है, लेकिन उसको न भी देखें, सिर्फ लोक सेवक इस शब्द को अर्थ देने की कोशिश करें तो लोक अर्थात जनता या जनता का कोई वर्ग जो उसका सेवक है, और सेवक होने के लिए उस पर कोई ना कोई दायित्व ये रखा गया होगा, तभी तो वो सेवक है, अदरवाइज दायित्व क्यों, कोई सेवक क्यों हो जाएगा? क्योंकि सेवक वही है जिसके ऊपर कुछ करने का दायित्व है, मालिक वो है जिसके पास कुछ करवा लेने का अधिकार है, वो मालिक है, और सेवक वो है जिसका दायित्व है, जो दायित्व के अधीन है। तो लोक सेवक वही हुआ जो लोक के प्रति दायित्व के अधीन है। तो दायित्व के अधीन है तो उसे किसी ने दायित्व के अधीन किया होगा, दायित्व के अधीन करे कौन? कानून। कानून ने उसे दायित्व के अधीन किया है कि अमुक कार्य आप करेंगे। अब जब अमुक कार्य आप करेंगे तो आपको हम हमेशा कहते रहे कि जब भी कोई काम करने का दायित्व किसी पर रखा जाएगा तो हमेशा वो काम एक प्रक्रिया से किया जाएगा, ये बात भी बनाई जाएगी, क्योंकि काम इसका संकल्प लेते ही काम ये तो हो नहीं जाता। काम को करने के लिए प्रयास ये करने पड़ते हैं, और प्रयास इसके होने की एक प्रक्रिया होनी ही चाहिए। बिना प्रक्रिया के प्रयास का किया जाना ये संभव नहीं है। प्रक्रिया तो होगी, वो प्रक्रिया उचित हो सकती है, अनुचित हो सकती है, ठीक है। अब जो ठीक लोग हैं वो प्रयास उचित प्रक्रिया से ही करेंगे, और जो ठीक नहीं है वो अनुचित प्रक्रिया से करेंगे या किसी भी तरह की प्रक्रिया से करेंगे। तो प्रयास ठीक तरह से ही हो, इसी के लिए कानून बनाया जाता है। और वो क्या करता है, इसकी ताकत यह भी व्यक्ति को देता है, यानी विधिक सामर्थ्य यह भी देता है कि आप अमुक कार्य करेंगे, और उस प्रक्रिया का निर्धारण भी करता है जिस तरह आप अपने सामर्थ्य का, जो कि विधि कृत्य करने के संबंध में आपको दी गई, उसका उपयोग आप करेंगे। इसीलिए पूरी दुनिया में कानून दो ही प्रकार के हैं मूलतः, एक प्रक्रियात्मक और दूसरा सबस्टेंटिव यानी तात्विक। और चूंकि प्रक्रियात्मक क्या है, प्रोसीजरल, ये कानून होने के साथ ही क्या है, सबस्टेंटिव अर्थात तात्विक विधि के संबंध में है, क्योंकि वो ये बता रहा है कि तात्विक विधि द्वारा जिस दायित्व को या जिस कर्तव्य को उत्पन्न किया गया है, उस कर्तव्य की आपूर्ति या उस दायित्व का निर्वहन ये आप किस तरह करेंगे। इसलिए प्रोसीजरल
सबस्टेंटिव लॉ के बारे में उल्लेख करता है, ठीक है, या प्रोसीजरल लॉ सबस्टेंटिव लॉ की विशेषता बताता है कि उसके द्वारा उत्पन्न किए गए दायित्व का निर्वहन आप कैसे करेंगे, या वो जो अधिकार दे रहा है उसका उपयोग आप किस प्रकार करेंगे। इस तरह प्रोसीजरल लॉ एक विशेषक विधि बन जाता है, और इसलिए प्रोसीजरल लॉ का एक और नाम है एडजेक्टिव लॉ, उसे एडजेक्टिव लॉ भी कहते हैं। और ये प्री में आपसे खूब पूछा जाता है, और जब पूछा जाता है तो ये आप खूब गलत करके आते हैं कि एडजेक्टिव लॉ, क्योंकि आपने एडजेक्टिव लॉ सुना ही नहीं है, आपने तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन सुनी है, ठीक है। तो प्रोसीजरल लॉ को ही एडजेक्टिव लॉ कहा जाता है। तो प्रोसीजर हर काम को करने का है, तो पब्लिक सर्वेंट इससे जो कुछ किया जाना अपेक्षित है उसे करने के लिए एक प्रक्रिया कानून की बताई गई है। अब प्रक्रिया का डिसओबीडियंस हो गया, ये एक बात है, और प्रक्रिया का डिसओबीडियंस आपने किया, ये दूसरी बात है। हो जाना घटना है और करना कृत्य है। घटना के लिए उत्तरदायित्व तो नहीं हो सकता, घटना के लिए कोई उत्तरदायित्व तो किसी का नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने कृत्यों के लिए उत्तरदायित्व तो लेना ही होगा। कहते हैं कि अपने कर्मों का भोग तो भोगना ही होगा, ठीक है। कर्मों का भोग भोगे बिना कुछ भी नहीं होता, वो तो भोगना ही है, ठीक है। या तो ये मान लीजिए कि कर्म आपने किया ही नहीं, लेकिन ये दुष्कर्मों के विषय पर मानना बड़ा आसान है। हमने आपसे पहले भी चर्चा की है कि ये मान लेना तो बहुत आसान है, जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर को ना साधु प्रिय है और ना असाधु अप्रिय है, क्योंकि अगर उसे साधु प्रिय हो जाएगा और असाधु अप्रिय हो जाएगा तो ईश्वर ही नहीं बचेगा, क्योंकि फिर तो उसे एक से राग हो गया और दूसरे से द्वेष हो गया ना, दोनों उसे समान प्रिय है, क्योंकि न किसी साधु ने साधुता की है और न किसी दुष्ट ने दुष्टता की है, क्योंकि आप तो कुछ करते ही नहीं, जो कुछ ठीक है हो रहा है, या तो आप ये मान लीजिए ठीक है कि भगवान कर रहा है, आप सिर्फ माध्यम है। तो आप ये दुष्कर्मों के विषय पर मानने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन सत्कर्मों के विषय में आप बताते हैं हम ही ने किए हैं, ठीक है। तो दोहरी बात तो नहीं चलेगी, या तो आप ये मान लीजिए कि हमने कुछ भी नहीं किया, और जो संत लोग हैं वो यही मानते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, इसीलिए वो डकैतों को भी गले लगाने को तैयार रहते हैं, क्योंकि बोलते इसके अंदर जो बैठा उसने डकैती कभी नहीं डाली है, इसके शरीर ने डकैती डाली, इसके मन ने डकैती डाली, और ये मन और शरीर दोनों के पार है, तो इसने कभी डकैती नहीं डाली है, ठीक है। लेकिन आपकी दिक्कत यह है कि आप ये मानने को तैयार हैं कि हमने दुष्कर्म नहीं किए, सत्कर्म किए, और फिर पाखंड चलता नहीं, झूठ चलेगा नहीं, तो फिर आपको दोनों कर्मों का भोग यही भोगना होगा, दुष्कर्मों का और सत्कर्मों का, क्योंकि वो तो आप मीठा मीठा गपकड़ो वकड़ो थू तो नहीं कर सकते हैं। या तो ये मान लीजिए कि दोनों हमने नहीं किए, और जब दोनों हमने नहीं किए तो दुख आएगा, तब तो ये स्थिति आ जाएगी सुखे दुखे समय करता, ठीक है। हम तो दूर खड़े हैं, दुख हो रहा तो हो रहा, सुख हो रहा तो हो रहा, न सुख में आप सुखी हैं न दुख में दुखी हैं, बात ही खत्म हो गई। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप ये मान ही नहीं पाते हैं कि दोनों हमने नहीं किए, ये मान ही नहीं पाते। आप हमेशा एक को छोड़ने के पक्ष में हैं और एक छूटता नहीं, छूटेगा तो दोनों और नहीं तो कुछ भी नहीं, और चूंकि आप एक छोड़ने को तैयार हैं इसीलिए फिर आपराधिक विधि बनती है, फिर ये सिद्धांत बनते हैं कि कर्मों का भोग भोगना होगा, ठीक है। कर्म तो भोगने ही होंगे। तो लोक सेवक इसे कुछ करने के लिए अधिकृत किया गया, उस करने के लिए कोई प्रक्रिया बनी है, ये प्रक्रिया है, इससे ही आप करेंगे अमुक काम,
और उस प्रक्रिया का उल्लंघन उससे हो गया, तो ये घटना है, और घटनाओं के लिए कोई दायित्व किसी का नहीं होता। उसने किया, ठीक है, विधि के यानी प्रक्रिया का जो निर्देश था, विधि यानी प्रक्रिया, ठीक है, उसका जो निर्देश था, उसका जो डायरेक्शन था, उसने उसका अपालन किया, चाहे लोभ के रूप में या कृत्य के रूप में। यानी प्रोसीजरल लॉ कहता था, यानी विधि लोक सेवक के द्वारा जिस काम का किया जाना जिस ढंग से बताती थी, या तो उसने उस ढंग से किया ही नहीं या किसी अन्य ढंग से किया, अन्य ढंग से किया तो कृत्य ये उसने किया, और उस ढंग से उसने किया ही नहीं वो काम, तो लोभ के माध्यम से उसने विधि के निर्देश की अवज्ञा की। यानी विधि के निर्देश की अवज्ञा है और विलफुल है। अवज्ञा के तरीके ये दो हो सकते हैं, एक विधि के निर्देश के मुताबिक कुछ किया ही नहीं, शांत बैठे रहे, और एक विधि जिस ढंग से बताती थी उस ढंग से नहीं किया। इसीलिए कृत्य और लोभ ये कृत्य के दो स्वरूप हैं, और अपराध हो या कृत्य दोनों के संबंध में एक ही बात कही गई है कि वे कृत्य और लोभ इसी के माध्यम से होंगे। अपराध जब हम लोगों ने परिभाषा खंड पढ़ना शुरू किया था तो कहा था कि अपराध कैसे होगा, कृत्य के माध्यम से और लोभ के माध्यम से। जब अकृत्य पढ़ा था तब उन्होंने अकृत्य को करने का एक और तरीका बताया था, और वह कहा था कि दुष्कृत्य इसके माध्यम से भी, ठीक है, अकृत्य होगा, ठीक है, मेलाफाइट नहीं, मिसफियंस, मेलाफियंस और नॉनफियंस, तीन से अकृत्य होगा, लेकिन अपराध कृत्य और लोभ इसी से होगा। लोक सेवक इसे कानून ने निर्देश दिया है कि ये अमुक काम करेगा, और वो अमुक काम वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा है कि किसी को क्षति हो, ठीक है। कहता है लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है, उससे विधि की अवज्ञा हो गई और उससे किसी को क्षति कारित हो गई, ये डिफरेंट सिचुएशन है। हालांकि परिणाम दोनों दिशाओं में एक है, व्यक्ति को क्षति, ये परिणाम दोनों दिशाओं में एक ही है कि व्यक्ति को क्षति हुई है, लेकिन क्षति एक स्थिति में हुई है और दूसरी स्थिति में पहुंचाई गई है, ठीक है। एक स्थिति में क्षति हुई है और दूसरी स्थिति में क्षति पहुंचाई गई है, तो होने के लिए दायित्व तो नहीं हो सकता, क्षति को पहुंचाने के लिए दायित्व हमेशा होगा, क्योंकि पहुंचाना यह कृत्य के माध्यम से होगा, और कृत्य दो प्रकार से होगा, या तो सकारात्मक रूप से कृत्य करके या नकारात्मक रूप से कृत्य को करने का लोभ करके। चाहे जिस ढंग से आप कृत्य करो, यानी चाहे सकारात्मक कृत्य के माध्यम से कृत्य करके या नकारात्मक ढंग से कृत्य करके अर्थात लोभ करके, चाहे जिस ढंग से करो, लेकिन आपने विधि की जानबूझकर विधि के निर्देश की अवज्ञा की है, और उसके कारण से किसी व्यक्ति को क्षति हुई। क्षति यह भी परिभाषित है, पहले 44 में होती थी, अब कितने में हो गई, जो भी हो गई, देख लीजिए। क्षति में कहता है जब आपको शरीर संबंधी, संपत्ति संबंधी या ख्याति संबंधी कोई अपहानि कारित हुई, तो आपने या आपको क्षति हुई ऐसा माना जाएगा। लोक सेवक विधि के निर्देश की अवज्ञा कर रहा है, ये जानबूझकर इस आशय से कि किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करे। लोक सेवक का यह दायित्व था कि जब बैंक का पैसा, बैंक में जो बैठे हैं वो लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, बीएनएस की 228 और आईपीसी की धारा 21 के मुताबिक, वहां जो डेफिनेशन दी उसके मुताबिक वो लोक सेवक, और उनका यह कर्तव्य है कि बैंक के द्वारा दिए गए लोन की अदायगी जब कोई भी करे
तो संबंधित दस्तावेजों में वे उसकी प्रविष्टि करें, और जब लोन की कंप्लीट अदायगी हो जाए तो वो उसे नो ड्यूज अदेयता प्रमाण पत्र ये जारी करें। ये उनकी ड्यूटी है। और आपने सिर्फ इसीलिए जानबूझकर एंट्रीज नहीं की ताकि व्यक्ति को अदेयता प्रमाण पत्र जारी ना हो पाए, और वो जो अगला ठेका लेने वाला है, ठीक है, किसी विभाग में वो ठेकेदारी करता है, वहां जो लेने वाला है वहां उसे ठेका ना मिले क्योंकि वो गवर्नमेंट ड्यूज का देनदार पाया जाए, ठीक है ना। तो आपने उसे सांपत्तिक क्षति ये पहुंचाई है और विधि के निर्देश की अवज्ञा की है, ठीक है ना। नाउ यू आर कमिटिंग द ऑफेंस अंडर सेक्शन 198 BNS। हमने जानबूझकर सांपत्तिक क्षति का उदाहरण दिया है जो रेयर होती है। इसी प्रकार की क्षतियां आप किसी को विधि के निर्देश की अवज्ञा, आप जानबूझकर, आप लेखपाल हैं, आपको मालूम है कि सारे उत्तराधिकारी व्यक्ति के मृत होते ही उसके उत्तराधिकारी के तौर पर खतौनी में दर्ज किए जाने चाहिए, ठीक है ना। खतौनी में संक्रमणी भूमिधर की मृत्यु होते ही उसकी भूमिधरी जिस कृषि भूमि के गाटाओं के संबंध में है, उन गाटाओं पर उसके सभी विधिक उत्तराधिकारी जो वर्तमान में राजस्व संहिता के मुताबिक उसके उत्तराधिकारी हैं, उनका नाम वो संक्रमणी अधिकारों वाले भूमिधर के रूप में दर्ज करें। ये उसकी ड्यूटी है। और जानबूझकर वो दर्ज नहीं कर रहा, खतौनी पर उसने कोई एंट्रीज नहीं की। उसके एंट्रीज न करने के कारण ये विधिक उत्तराधिकारी उस कृषि भूमि के मालिक नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये लेखपाल की हैसियत नहीं है, क्योंकि संपत्ति का स्वामित्व वो तो उत्तराधिकारी संबंधी विधि ने, वे जिसके उत्तराधिकारी हैं उसकी मृत्यु होते ही उनमें निहित कर दिया। उत्तराधिकारी तो वो हैं, लेकिन उसने खतौनी में दर्ज नहीं किया और ढंग से विधि के निर्देश की अवज्ञा की। कौन सी विधि? जो भू राजस्व संहिता उसे दे रही है। और उसका उद्देश्य क्या है इसके पीछे? कि अन्य लोग इस भूमि पर उत्तराधिकार का दावा कर सकें, या इन लोगों को बैंक के द्वारा कोई लोन जो ये रख के ले सकते हैं वो ना मिले। तो वो जानबूझकर छूट गया, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। जो छूट गया या जो गलती हो गई खतौनी आदि में, उसके लिए राजस्व अभिलेख में संशोधन, उसके लिए मुकदमा या उसके लिए आवेदन भू राजस्व संहिता में संबंधित अधिकारियों से किया जा सकता है, और उसे कचहरी की भाषा में, ठीक है, रेवेन्यू रिकॉर्ड की दुरुस्ती, ठीक है ना, इसका मुकदमा कहते हैं कि ठीक है, अगर गलती हो गई तो रिकॉर्ड दुरुस्त करा लो, रिकॉर्ड ठीक करा लो। तो गलती हो जाना अलग बात है, और जानबूझकर विधि के निर्देश की अवज्ञा आपने की है, ठीक है, इसलिए कि किसी को क्षति पहुंचाए। तो फिर कहता है कि जो कोई लोक सेवक होते हुए विधि के किसी ऐसे निर्देश की जो उस ढंग के बारे में हो जिस ढंग से लोक सेवक के नाते उसे आचरण करना है। विधि किस बारे में निर्देश दे रही है? कि आप लोक सेवक के नाते इस प्रकार से आचरण करेंगे, और लोक सेवक के नाते आप उस प्रकार से आचरण नहीं कर रहे हैं, अर्थात विधि के निर्देश की अवज्ञा कर रहे हैं, जो विधि आपको लोक सेवक के नाते आचरण करने के संबंध में दे रही है। तो क्या कहता है कि नाते उसे आचरण करना जानते हुए अवज्ञा इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए करेंगे, यानी विधि भी आपको पता है, विधि का निर्देश भी आपको पता है कि हमें किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, और आप साशय, कौन सा आशय लेकर कि किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करें, इस आशय के साथ विधि के निर्देश की अवज्ञा कर रहे हो। विधि का निर्देश भी पता, यह भी पता कि क्षति होगी, तो फिर आप सादा कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, उसे क्षति हुई नहीं हुई ये अलग बात है। आपने इस निर्देश की अवज्ञा इसी आशय से की तो 1 साल का सादा कारावास काफी है। और दृष्टांत वही कह रहा है का जो एक ऑफिसर है और न्यायालय द्वारा या के पक्ष में दी गई डिग्री की
तुष्टि के लिए, निष्पादन में, संपत्ति लेने के लिए विधि द्वारा निर्देशित है। डिग्री, इसका एग्जीक्यूशन, इसका सेटिस्फेक्शन कैसे होगा, इसके संबंध में आदेश 21 सीपीसी है। वो न्यायालय के ऑफिसर को न्यायालय द्वारा निर्देशित किए जाने पर सशक्त करती है कि वो व्यक्ति जिसके पक्ष में डिग्री, अर्थात जो डिग्री होल्डर है, उसे डिग्री की संतुष्टि के लिए, जिसके विरुद्ध डिग्री है, अर्थात जो निर्णीत ऋणी है, उसकी संपत्ति लेकर दे दे। यह सीपीसी नामक विधि आदेश 21 में निर्देश देती है इस व्यक्ति को। और यह जानते हुए, यह ज्ञान रखते हुए कि संभाव्य है कि तत्व द्वारा वह या कुछ अधिकारित करे, विधि के उस निर्देश की अवज्ञा करता है, का ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया। वो जानते बूझते विधि के निर्देश की अवज्ञा करता है, उसने इस धारा में परिभाषित अपराध किया। तो ये 198 का अपराध सामान्य व्यक्ति द्वारा किया ही नहीं जा सकता, ये सिर्फ और सिर्फ लोक सेवक के द्वारा किया जा सकता है। इसीलिए ये इस चैप्टर में रखा गया है। 199 कहता है लोक सेवक जो विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करता है, पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग डायरेक्शन अंडर लॉ। ठीक है, यहां क्षतिकारित करने के आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा करता है। और यहां कह रहा है, ठीक है, कि विधि के अधीन, जिस विधि के अधीन वो काम कर रहा है, ठीक है, वो जैसा जैसा करने को उससे कह रही है, वैसा वैसा वो नहीं कर रहा है। किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने का उसका आशय, इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ऊपर क्षतिकारित करने का आशय जरूरी है। ठीक है, ऊपर क्षतिकारित करने का आशय जरूरी है, यहां वो आशय रखना कतई जरूरी नहीं। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड बाय ए लॉ टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर एंड यू आर नॉट एक्टिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ दैट लॉ, दैट इज सफिशिएंट। बस बात खत्म हो गई। व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ योर सेल्फ behind your such type of act, it is immaterial। ठीक है, for this particular offense। ठीक है, क्योंकि यहां निर्देश की अवज्ञा से व्यक्ति को क्षतिकारित हो ऐसा नहीं लिखा है, यहां सिर्फ उसने कहा लोक सेवक जो विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करता है। बात खत्म हो गई। ठीक है, यू हैव डिसओबेड द लॉ, बस। इट इज नॉट रिक्वायर्ड that there should be a injury to anybody। This is the basic difference between section 198 and 199। कहता है जो कोई लोक सेवक होते हुए विधि के किसी ऐसे निर्देश की जो उसको किसी अपराध, यानी और स्पेसिफाई करना शुरू किया इस सेक्शन को, का खंड में आपराधिक विधि के निर्देश की अवज्ञा की बात कर रहा है। कह रहा है विधि के किसी ऐसे निर्देश की जो उसको किसी अपराध या किसी अन्य मामले में अन्वेषण के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति की किसी स्थान पर उपस्थिति की अपेक्षा किए जाने से प्रतिषिद्ध करता है, जानते हुए अवज्ञा करेगा। उस व्यक्ति को कितनी क्षति हुई है, उसे क्या नुकसान हुआ, यह सब इम्मेटेरियल। ऑल ऑफ अस हैव रीड द सेक्शंस ऑफ द CRPC and BNSS, and in section 180 of the BNSS and 161 I think और 160 ऑफ द CRPC, ठीक है, क्या कहती है, ये लिखती है कि आप किसी बालक अथवा स्त्री को, ठीक है, थाने में अपनी परीक्षा के लिए, ठीक है, रात में नहीं बुलाएंगे। ठीक है, रात में नहीं बुलाएंगे। अन्वेषण संबंधी जो पुलिस की शक्तियां हैं वो CRPC के अध्याय 12 में दी थी, और BNSS का जो भी अध्याय हो, जो भी चैप्टर हो, उसमें दी थी। ठीक है, तो उस चैप्टर में अन्वेषण के संबंध में, किसी स्थान पर उपस्थिति के संबंध में, ठीक है, यानी थाना एक स्थान है, वहां पर उपस्थिति के संबंध में स्त्री या अवयस्क को व्यक्ति के नाते रात में मुक्त किया गया है।
और आप रात में उपस्थिति अपेक्षित कर रहे हैं। आपने रात में बुलाया, खाना खिलाया, वो अपनी मर्जी से आए भी, उन्हें पिक्चर दिखाई, वहां खूब स्वागत सत्कार किया जाते समय, ठीक है, उसे पाटे पे खड़ा करके तिलक भी किया, 101 रुपए भी दिए, फिर भी तुम 199 1A में दोषी हो। आपने विधि के निर्देश की अवज्ञा की क्यों? आपने कुछ नहीं किया, कुछ बुरा नहीं किया, वो खूब गाजे बाजे से आए, खूब सब हुआ, लेकिन नहीं, ठीक है। आप 6 महीने के कठोर कारावास से दंडित किए जाने योग्य हैं, क्योंकि आपने ऐसे वहां लिखा है कि शायद ये लिखा है कि अगर पीड़िता है पर्टिकुलर ऑफेंसेस की तो उसके निवास स्थान पर है, ठीक है, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए आप जाएंगे, उससे उपस्थिति की अपेक्षा नहीं करेंगे, ये लिखा है, ठीक है। एंड उसे क्या परेशानी हुई, इमैटेरियल, कोई मतलब नहीं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ये अलग अलग स्थितियां हो गई, ठीक है। और ये भी लोक सेवक ही कर पाएगा, क्योंकि अन्वेषण तुम थोड़ी करोगे अपराधों का, व्यक्ति थोड़ी करेगा, पब्लिक सर्वेंट वही करेगा। ये ठीक है कि पब्लिक सर्वेंट पर्सन भी होगा, ठीक है। बी में क्या कहता है, किसी ऐसी रीति को जिसमें वह ऐसा अन्वेषण करेगा विनियमित करने वाले विधि के किसी अन्य निर्देश की, ऊपर स्थान पर उपस्थित होने संबंधी निर्देश है, और नीचे खाखंड में अन्य कोई निर्देश कहता, अन्य किसी निर्देश की किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए। अब यहां पर प्रतिकूल प्रभाव डालना यह अपेक्षित कर दिया, वहां क्षति, और यहां प्रतिकूल प्रभाव। प्रतिकूल प्रभाव ज्यादा बड़ा शब्द हो गया क्षति के, ठीक है। क्षति में तो सांपत्तिक क्षति, शरीर और ख्याति संबंधी यही शामिल है। प्रतिकूल प्रभाव तो कैसा भी हो सकता है। जमानत दिलाने के लिए, ठीक है, आपने क्या किया, 164 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड ही नहीं किए लंबे समय तक। भाई 164 के, जैसे आप सीआरपीसी पढ़ेंगे और वर्तमान में बीएनएसएस पढ़ेंगे तो 183 और सीआरपीसी में 164, उनमें 164 5A था, ठीक है। 183 मेरे ख्याल से, क्योंकि ए हटा दिए हैं तो 6 होगा, ठीक है, 5 के बाद 6 होना चाहिए, ठीक है। उसमें यह लिखा है कि सर्टेन ऑफेंसेस, उनमें आप 164 यानी, ठीक है, मजिस्ट्रेट के द्वारा कथन अभिलिखित कराएंगे मजिस्ट्रेट के समक्ष, ये लिखा हुआ है। सर्टेन ऑफेंसेस दिया है 5A, 164 5A में और बीएनएसएस में, क्योंकि ए हटा दिए सब जगह और 5A था, इसका मतलब 5 के बाद 5A होगा, तो 5 बजाय 6 कर लीजिए। मेरा ख्याल है 183 सबसेक्शन 6 होना चाहिए। उसमें ये लिखा हुआ है कि आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे। आपने क्या किया, और यथाशीघ्र कराएंगे, यथाशीघ्र। आपने इस निर्देश की अवज्ञा की, ताकि आपको मालूम है कि अभियुक्त ये जब जमानत मांगेगा तो अन्वेषण के दौरान संकलित साक्ष्य के आधार पर ही उसे जमानत दी जाएगी, क्योंकि हमने आपको कई बार कहा है कि अन्वेषण में जो कुछ संकलित हुआ वो सिर्फ कहने भर को साक्ष्य होता है, साक्ष्य अधिनियम की डेफिनेशन के मुताबिक वो साक्ष्य नहीं है, और इसलिए उसका उपयोग सिर्फ आरोप की विरचना और जमानत अजमानती अपराधों की दशा में दी जाए या न दी जाए, इस प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए ही किया जाता है। आप जानते थे कि हम लेट ये रिकॉर्ड करेंगे तो जमानत मिल जाएगी, क्योंकि 164 स्टेटमेंट होगा ही नहीं, 183 का स्टेटमेंट होगा ही नहीं। तो आपने प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की कोशिश की है वादी को या पीड़िता को, प्रतिकूल तौर पर, ठीक है। ना उन्हें शारीरिक क्षति हुई, ना सांपत्तिक क्षति हुई, ना ख्याति संबंधी हुई, कुछ नहीं हुआ आपके कार्य से। इतने क्षति की डेफिनेशन में नहीं है ये प्रतिकूल प्रभाव कारित करना है, और ऐसा आपने जानते हुए विधि के निर्देश की अवज्ञा किए, देन यू आर कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 199B सबसेक्शन, एंड these are the sections which are included in the IPC, ठीक है, आफ्टर द निर्भया केस, मीनिंग देयर बाय आई थिंक 13 फरवरी, ठीक है, 13 फरवरी 2013, ठीक है। इसके बाद ये लाए गए थे, और अब 1 जुलाई 2024 से ये बीएनएस के भाग। गा खंड कहता है, धारा 64, धारा 65, धारा 66 ये
वही अपराध है। ठीक है, जो बलात्कार, ठीक है, लज्जा भंग करने के आशय से हमला, लैंगिक अपराध आदि से संबंधित मामले हैं, ठीक है, के अधीन दंडनीय संज्ञेय अपराध के संबंध में उसे भारतीय नागरिक 124 और 126, 124, 143, 44, ये मेरे ख्याल से वो होंगे एसिड अटैक वाली धाराएं, ठीक है, उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 की उपधारा 1 के अधीन दी गई किसी सूचना को लेखबद्ध करने में असफल रहेगा। यानी 173 जहां एफआईआर दर्ज होती है, पहले 154 में होती थी, अब 173 सबसेक्शन 1 में एफआईआर दर्ज करने का संबंधी एसएचओ का दायित्व है। तो सारे अपराध इनकी एफआईआर अगर वो दर्ज नहीं करता है, यानी सारे मतलब 199 सबसेक्शन गा, 199 1C, इनमें जो अपराध वर्णित है इनको छोड़कर जितने अपराध बचे, अगर उनकी एफआईआर दर्ज करने में वो कोताही करता है या लोप करता है तो उसे दंड नहीं मिलेगा, दंड नहीं मिल सकता उसे। विभागीय कार्रवाई भले ही उसके खिलाफ हो जाए, ठीक है, अनुशासनात्मक कार्रवाई भले ही उसके खिलाफ हो, डिसिप्लिनरी एक्शन उसके खिलाफ हो सकता है, हो भी जाए, लेकिन उसे दंड नहीं मिल सकता क्योंकि उसने कोई अपराध नहीं किया, ठीक है। और आपके पास ऑप्शन होंगे, यू में फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 175 सबसेक्शन 4 और 156 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी और 175 सबसेक्शन 4 ऑफ द बीएनएसएस, ठीक है, और आप यू में गेट रजिस्टर्ड योर application as a FIR. You may send the substance of your information through registered post to the superintendent of police, ठीक है, and they can investigate himself, ठीक है, in the case, or they can depute any subordinate of them, ठीक है, to investigate the case. But ये सचो cannot be, ठीक है, penalized, उसे दंड नहीं दिया जा सकता बिकॉज ही इज कमिटिंग नो ऑफेंस। बट इफ यू विल फेल टू रजिस्टर द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर दीज सेक्शंस व्हिच आर मेंशन्ड इन सेक्शन 199 1C, देन यू आर कमिटिंग एन ऑफेंस, ठीक है, अंडर सेक्शन 199 1C, एंड यू मे बी पनिश्ड, यू मे बी पनिश्ड, ठीक है, फॉर द रिगरस इंप्रिजनमेंट विच में बी एक्सटेंड टू 6 months, ठीक है, सॉरी, विच विल नॉट बी बिलो देन, ठीक है ना, जो 6 महीने से कम नहीं होगा किंतु जो 2 साल तक का हो सकेगा। पहले भी हम 6 महीने बोल गए, तो तीनों के लिए वही है स्थिति कि कठोर कारावास जो 6 मास तक का हो सकेगा किंतु जो 2 साल तक का हो सके। अब ये अपराध सिर्फ लोक सेवकों द्वारा किए जा सकते हैं, दोनों, वेदर दैट इज 198 या 199। 200 कहता पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड, ठीक है, कहता है जो कोई ऐसे किसी लोक या प्राइवेट अस्पताल का, चाहे वह केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा है, यानी वेदर दैट हॉस्पिटल इज रन बाय central government, state government, local authority or any other person, meaning thereby private person, private hospitals are also, ठीक है, प्राइवेट अस्पताल भी इस अपराध के दोषी हो सकेंगे। कहता है जो कोई इन अस्पतालों का, ठीक है, भार साधक होते हुए, डॉक्टर नहीं कहा उसने, भार साधक, क्योंकि आजकल अस्पताल भी बिजनेस हो गया है, ठीक है, समाज में गिरावट तो बहुत, जैसे जैसे क्रिमिनल लॉ कठोर होता जाए, क्रिमिनल लॉ विस्तृत होता जाए, वैसे वैसे मानते जाइए कि समाज में गिरावट बढ़ती गई है, ठीक है। मूर्खों का कोई शहर नहीं होता, मूर्खों के गांव नहीं बसते, इसलिए
मूर्ख इस बात से बड़े प्रसन्न होते हैं कि कानून बन गया, ठीक है, और जबकि आपको रोना चाहिए अगर विषयों पर कानून बने, इसका मतलब समाज और गिर गया। ठीक है, कानून नित नए विषयों पर बनना यह इस बात का सूचक है कि जो लोग हैं उनमें दिनों दिन गिरावट आती जा रही है। इसका मतलब लोग अब उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां उनकी संवेदनशीलता इस हद तक समाप्त हो चुकी है कि वे पीड़ित की दारुण दशा से भी प्रभावित नहीं होते, और सिर्फ खुद को कुछ कष्ट ना हो जाए, अदालत आदि में बयान देने के समय सिर्फ इसलिए किसी की जान से भी खिलवाड़ करने को तैयार है, वो उसका इलाज ही नहीं कर रहा है। ठीक है, इलाज ही नहीं कर रहा है, और इलाज न करने के कारण सिर्फ दो हो सकते हैं, उपचार नहीं कर रहे हैं उसके, दो हो सकते हैं इसके कारण। एक, उसके साथ कोई है नहीं और उपचार करते करते मर गया, तो इनकी फीस कौन देगा, एक कारण यह हो सकता है। और दूसरा कारण यह हो सकता है कि चूंकि ये अपराध का पीड़ित है, इसलिए अगर हमने इसका उपचार किया तो बतौर साक्षी हमें न्यायालय में उपस्थित होना होगा, अपना काम छोड़कर, क्योंकि हमने आपसे कहा कि न्याय ये प्रथम आवश्यकता है समाज की, और न्याय नहीं होगा तो समाज में शांति नहीं होगी, और शांति नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए न्यायालय, इसके प्राधिकार को सर्वोच्च रखा गया है। आपको बतौर साक्षी आहूत किया गया है तो आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे, आपकी कुछ नहीं सुनी जाएगी, आपको सब काम छोड़कर वहां उपस्थित होना है। ठीक है, आपका कोई काम नहीं, आप वहां उपस्थित होंगे और साक्ष्य देंगे और न्याय में सहायता करेंगे। यह आपका प्रथम कर्तव्य है, यह पहला कर्तव्य है आपका। और यहां तक कि इस कर्तव्य को रखा गया है कि दीवानी मामलों में धारा 32 पढ़ेंगे हम लोग, 32 होगी या 31 होगी, 32 ही होगी मेरे ख्याल से, सीपीसी। वहां पक्षकारों के विरुद्ध कोई वारंट नहीं होगा, यानी वादी और प्रतिवादी जो सिविल सूट के पक्षकार होंगे उनका कोई वारंट नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप साक्षी हो सिविल सूट में तो आपके खिलाफ वारंट हो जाएगा, आपको पकड़कर मंगा लेगा सिविल कोर्ट, पार्टी को नहीं मंगाएगा, वादी अनुपस्थित हो जाएगा, सिविल सूट डिसमिस हो जाएगा, प्रतिवादी अनुपस्थित हो जाएगा, सिविल सूट एक्स पार्टी डिग्री हो जाएगा। तुम अनुपस्थित हो गए साक्षी के तौर पर, न्यायालय ने आहूत किया, तुम्हें पकड़कर मंगवा लिया जाएगा। तो साक्ष्य देना यह आपका प्रथम कर्तव्य है, और आप सिर्फ इसलिए किसी पीड़ित का उपचार नहीं कर रहे कि न्यायालय फिर हमें साक्षी के तौर पर आहूत करेगा और हमें जाना ही पड़ेगा, और साक्षी के तौर पर आप जाएंगे तो हो सकता वकील साहब उस दिन तैयार न हो सकता वहां छुट्टी हो गई हो सकता कुछ और हो गया हो, तो आपका समय बर्बाद हो सकता है। इसके लिए आप किसी की जान से खिलवाड़ करें। ठीक है, यह गिरावट की हद है, यह गिरावट की हद है। इसलिए अगर किसी देश में सेक्शन 200 जैसे सेक्शन मौजूद हैं तो उस समाज की, उस देश की जनता बेहद नीच है, इसका निष्कर्ष स्वयं निकाल लेना चाहिए। ठीक है, कोई अच्छे सेक्शन नहीं है। क्रिमिनल लॉ जैसे जैसे जीवन के विविध क्षेत्रों को छूने लगे, आप ये मान लीजिए कि उस देश की जनता की गिरावट दिनों दिन बढ़ रही है। क्रिमिनल लॉ को कम से कम जीवन में हस्तक्षेप करना चाहिए, यानी क्रिमिनल लॉ का संबंध जीवन के मिनिमम क्षेत्रों से हो, यही समाज की श्रेष्ठता का प्रतीक है। अगर क्रिमिनल लॉ जीवन के विविध क्षेत्रों में, ठीक है, दंड देने का उपबंध कर रहा है, इसका मतलब उस समाज की गिरावट का कुछ कहना ही नहीं है। तो यहां कहता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 397 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा। ठीक है, कहता है जो कोई ऐसे किसी लोग या प्राइवेट अस्पताल का, चाहे वह केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा हो, भारतादक होते हुए, यू आर ए इंचार्ज ऑफ दैट हॉस्पिटल। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 397 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा। धारा 397 के उपबंध आप सीआरपीसी में देख लेंगे तो वही लिखा होगा आपका कि विशेष प्रकार के अपराध, ठीक है, उनकी पीड़ितों का उपचार, वही आपका 64 यानी बलात्कार पीड़िता, ठीक है, इन सब का, और आपका जो पास्को
कि धारा 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 4, 6 बालकों के साथ घोर लैंगिक दुर्व्यवहार, इससे संबंधित धाराएं हैं। और 8, ठीक है, थोड़ा छोटा, यानी जो 354 का ऑफेंस होता है वो 8 पास्को में माना जाता है, जो रेप का ऑफेंस होता है वो 3 मानते हैं। ठीक है, तो इनके जो पीड़ित हैं, इनका आप उपचार अगर नहीं करोगे तो, और आप किसी लोग अस्पताल के क्या हो भार साधक, तो आपको सजा मिल सकती है 1 साल तक की, या जुर्माना, या दोनों। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये अपराध लोक सेवकों के अलावा अन्य किसी के द्वारा किए जाने संभव नहीं है। फिर कहता है लोक सेवक जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है। जो कोई लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की रचना या अनुवाद करने का भार वहन करते हुए उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की रचना, तैयार या अनुवाद ऐसे प्रकार से करेगा जिसे वह जानता हो या विश्वास करता हो कि वह अशुद्ध है, इस आशय से यह संभाव्य जानते हुए करेगा कि वह तद द्वारा किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करे। ठीक है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास। 201 ये पहले मेरा ख्याल है 168 या 67 होना चाहिए, 167, तो इसे 167 होना चाहिए। ठीक है, और ये और धारा पिछली आईपीसी में जो 218 थी वो एक जैसे अपराध का वर्णन करती, फिर भी उसमें अंतर है, क्योंकि 218 इस समय हम देख नहीं रहे, इसलिए उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इसी की बात कर रहे हैं। जब 218 पर पहुंचेंगे, यानी जो पिछली आईपीसी में 218 थी जो अब बदल गई होगी, वहां जब पहुंचेंगे तो 201 की बात फिर करेंगे, दोनों में अंतर स्थापित करेंगे। लेकिन 201 ये अक्सर लोक सेवकों के जिस वर्ग पर लगती है, लग तो किसी भी लोक सेवक, ठीक है, किसी भी लोक सेवक पर सकती है, ये सेक्शन किसी भी लोक सेवक के खिलाफ लग सकता है। बस उस लोक सेवक के ऊपर किसी दस्तावेज को तैयार करने का भार ये होना चाहिए। वो दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख नहीं है, बस उसमें इंट्रीज करना उसका दायित्व होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सेक्शन 201 किसी के भी खिलाफ लग जाएगा, लेकिन अक्सर ये लेखपालों के खिलाफ लगती है या चकबंदी करने वालों के खिलाफ, क्योंकि वो ही इतने नीच होते हैं कि जानबूझकर नक्शा गलत कर देंगे। ठीक है, वहां चकमार्ग नहीं है, तुम्हारे में चकमार्ग दिखा दिया। ठीक है, चकमार्ग है दिखाया ही नहीं। ठीक है, जानबूझकर नक्शा गलत कर दिया, जानबूझकर प्राइमरी चकबंदी योजना या जो रेवेन्यू रिकॉर्ड तैयार किया उसमें गलतियां की, जानबूझकर कर रहे हैं, जानबूझकर, ताकि लोगों को नुकसान पहुंचाएं और फिर उनसे पैसे लें, जानबूझकर ये कर रहा है। तो और उनके ऊपर खसरा, खतौनी, ठीक है, गांव का नक्शा, ये सब तैयार करने का दायित्व होता है, और ये सारे के सारे दस्तावेज हैं। ठीक है ना, और इन दस्तावेजों को वो इसलिए तैयार करते हैं क्योंकि वे लोक सेवक हैं। तो ऐसे लोक सेवक के नाते इन दस्तावेजों को तैयार करना उनका कर्तव्य है। या फिर डेटा फीडिंग, जैसे उनका क्या होगा कि वृद्धावस्था पेंशन मिलनी है या प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत वो मिलना है पैसा, उसके लिए किसानों की फीडिंग चल रही, आजकल बीएलओ ये एसआईआर चल रहा है। ठीक है, तो जानबूझकर अगर आप वोटर लिस्ट से नाम गायब करेंगे तो ठीक है, एन ऑफेंस मे बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू अंडर सेक्शन 201, और खाली 201 नहीं हो सकता, निर्वाचन संबंधी विधियां उसे कोई और अपराध भी बनाती हैं, तो आपके खिलाफ ये सेक्शन दर्ज हो सकते हैं 201। अगर लोक सेवक के नाते दस्तावेज तैयार करना आपका दायित्व है और आप जानबूझकर अशुद्ध दस्तावेज तैयार कर रहे हैं इस आशय से कि किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाए, तब यह हो सकता है। कहता लोक सेवक विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है। कहता जो कोई लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते इस बात के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए कि वह व्यापार में न लगे, व्यापार में लगेगा। ठीक है, जो कोई लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते इस बात के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, नॉर्मली सारे लोक सेवकों के लिए
ये शर्त रहती है कि वे किसी व्यापार में नहीं लगेंगे। अगर नहीं है तब आप लग सकते हैं। और ये शर्त रखी क्यों जाती है? ये इसलिए क्योंकि प्रथम बार ये आईपीसी जिन्होंने बनाई थी उन्हें ये अनुभव में आया था। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? व्यापारियों की संस्था। वो यहां व्यापार करने आए थे और कालांतर में राजा बन बैठे, और राजा का काम है न्याय करना। तो व्यापारी क्या न्याय करेंगे? वही करेंगे जिसमें उन्हें लाभ हो रहा हो, और जमकर पैसे लेते थे। तुम्हें फांसी ना दें इसके लिए तुमसे पैसे ले लिए, और नहीं दी तो फांसी दे देते। मतलब कठोरतम दंड देने में कोई संकोच ही नहीं, और पैसे लेके करना है भ्रष्टाचार। क्योंकि व्यापारी भ्रष्टाचारी होता हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन व्यापारी वही हो सकता है जिसमें पैसे का मोह बहुत अधिक होगा। व्यापारी उसके अलावा हो ही नहीं सकता। अदरवाइज व्यापारी होगा तो गुरु नानक ही जैसा होगा। वो कहेगा राम की चिड़िया राम कैसे खाओ चिड़ियों भर भर पेट। फिर उनके बाप पिताजी ने उनके 3-4 कंटाप मारे, हालांकि उन कंटापों के प्रभाव से गुरु नानक हो गए, ठीक है। लेकिन जिसमें पैसे का लोभ नहीं है वो व्यापारी नहीं हो सकता। तो व्यापारी पैसे का लोभ रखेगा और ये भ्रष्टता को जन्म देगा। इसलिए अक्सर लोक सेवक के ऊपर यह प्रतिबंध होता है कि वो कोई व्यापार नहीं करेगा। अगर ऐसा प्रतिबंध नहीं है तो अलग बात है, ठीक है, तब वो 202 का दोषी नहीं हो सकता। क्योंकि ये कहती है कि जब लोक सेवक के नाते वो वैध रूप से आबद्ध है कि किसी व्यापार में नहीं लगेगा, और फिर भी व्यापार में लग रहा है, ठीक है, तब ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा और 1 साल तक की सजा ये आपको मिलेगी। इस बात को यहीं तक रखेंगे। अगले क्लास में ये शेष और बाकी अगला देख लेंगे।